ये आरसी सर्किट तो अभी तक हमने जो शुरू में पढ़ा था, तो हमने बस अभी यही सीखा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगे। ठीक है, तो उसके चार्ज कितना आ जाता है, अभी तक यही बातें करी हमने। और हमको ये भी हम समझ गए थे कि थोड़ी देर बाद इसमें करंट फ्लो ना बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है ये उसी इंटरवल का है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, और जब इसमें करंट फ्लो ना बंद हो जाती है, उसके बीच में यहाँ पर चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, या करंट इस सर्किट में टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, क्योंकि हमको पता है अभी कोई करंट नहीं है, जब स्विच क्लोज किया थोड़ी देर बाद करंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमेशा से रहा, पहले भी था, बट हमें इस इंटरवल की हमने कभी बात ही नहीं करी, तो वो रेजिस्टेंस कभी काम में नहीं आ पाया। ठीक है ना, बट अब इसका नाम ही आरसी सर्किट है, तो बस जो रेजिस्टेंस था, क्योंकि हीट लॉस तो आपने निकाला ही था, कहाँ हुआ था, रेजिस्टेंस में ही तो हुआ था कि जब आपने इसको क्लोज कर दिया था, थोड़ी आधी एनर्जी स्टोर हो गई थी, हाफ सी स्क्वायर, और बैटरी का वर्क सी स्क्वायर आया था, तो हाफ सी स्क्वायर कहाँ गया था, वो रेजिस्टेंस में ही तो हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हुआ था। ठीक है ना, बट हमने कभी दिखाया नहीं, क्योंकि हम सीधा सा हमने इस इंटरवल की बात ही नहीं करी जिसकी अब हम करने वाले हैं, कि जब आपने स्विच क्लोज कर दिया है और जब करंट फ्लो ना बंद हो गई है, तो उसके बीच में ये चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। फाइनल तो आपको याद है कितना आएगा, वही सी इंटू ई आएगा, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है ना, फाइनल चार्ज वही आएगा, बट टाइम के साथ चार्ज कैसे वेरी करेगा, तो अब आप वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि केवीएल आपको प्रॉपर आता है, सब कुछ समझ चुके हैं आप। ठीक है ना, इवन कॉम्बिनेशन भी आप कैपेसिटर्स के डाइलेक्ट्रिक उस केवीएल से डील कर चुके हैं, तो सारी चीजें पता है, इसलिए आप बहुत इजीली अब इस टॉपिक को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चल के आपको फिर से केवीएल लिखना है, तो देखो वही केवीएल लिख रहा हूँ मैं, ए से शुरू हो गया, वोल्टेज ए पर, फिर यहाँ पर ड्रॉप होगी। ठीक है, तो वो आपको पता है कि आपको देखना ही नहीं, माइनस जो भी दिख रहा है यहाँ पर, माइनस जो भी दिख रहा है, कितना दिख रहा है, क्यू बाई क्यू दिख रहा है, तो क्यू बाई सी, करंट आ गया माइनस आई आर, फिर वापस आ गए तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस ई इक्वल टू वी ए, तो यहाँ से वी ए कट जाएगा, आई आर इक्वल टू आ जाएगा ई सी माइनस क्यू अपॉन सी। ठीक है ना, आई कितना आ गया आपका, आई आर आ गया इसी माइनस क्यू अपॉन से। अब देखो आप यहाँ से करंट जा रहा है, तो इस पर जितनी रेट से चार्ज बढ़ रहा है, उतनी जो चार्ज पर सेकंड यहाँ से फ्लो हो रहा है ना बेटा, वो कहाँ से आ रहा है, वो जो इस रास्ते से जाके इस कैपेसिटर पर जो चार्ज बढ़ने की रेट है, वो यहीं से यहाँ से चलने वाले चार्ज चलने की रेट होगी। और चार्ज के चलने की रेट ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो इसलिए आई की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी क्यू बाई डी टी लिख दिया आई की जगह। तो अब आप देख लो, अब ये डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ई सी माइनस क्यू अपॉन आर सी, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि इससे आप अब चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। तो जीरो से इसको इधर ले गए, डी टी को उधर ले गए, टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो था, टी टाइम पर मान लेते हैं कितना है, क्यू है चार्ज। ठीक है ना, टी टाइम पे चार्ज मान लिया कितना है, स्मॉल क्यू है। तो फिर आपने क्या करा इसको, अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है डी एक्स अपॉन एक्स का एल एन एक्स, बट यहाँ माइनस था तो इसलिए माइनस आ गया, एल एन ई सी माइनस क्यू, क्यू जीरो, वन अपॉन आर सी इंटू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रख दिया, पहले क्यू रख दिया फिर जीरो रख दिया। तो आपको पता है एल एन एम बाई एन, एल एन एम माइनस एल एन एन, उसकी वजह से इसको इस तरह रख दिया फ्रैक्शन में, और एल एन को अब आप उधर ले जाइए, तो आपका क्यू कितना आ गया, क्यू इक्वल टू सी ई, क्यू निकल के आ गया आपका, क्यू इक्वल टू सी ई वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका सी ई क्या आएगा, सी क्या निकल के आएगा आपका, तो आप इसमें से इस सी को नाम दे दिया स्टेडी स्टेट चार्ज, क्यू एस बोल दिया इसको, क्या बोल दिया इसको, स्टेडी स्टेट चार्ज सी इंटू ई। तो स्टेडी स्टेट वो स्टेट है जब कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट फ्लो होना बंद हो गई है। ठीक है, उस टाइम पर जो कैपेसिटर पे चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट चार्ज। अब बात आती है कि यहाँ पर जो एक ये आरसी वाली टर्म आ रही थी, अब आपको इतना पता है कि ई के ऊपर कभी पावर नहीं आ सकती, मतलब ई के ऊपर कभी डायमेंशन नहीं आ सकती, तो टी अपॉन आर सी डायमेंशन लेस होना चाहिए, टी टाइम ही है, तो इसलिए आर इंटू सी की यूनिट भी क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे रख के देखो, टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने यही रखा था ना, टी इक्वल टू जीरो पर जीरो चार्ज। अब इनिशियल चार्ज होगा वो भी हम देखेंगे।
तब भी हम फार्मूला याद कर लेंगे उसका बहुत अच्छी तरह। ये वो तब फार्मूला है जब आपने इनिशियली कैपेसिटर आपका अनचार्ज था। ये वो वाला फार्मूला है जब चार्ज आपका इनिशियल चार्ज क्या था, जीरो था। ठीक है ना, तब आपका चार्ज कैसे वेरी करेगा, Q इक्वल टू क्यू एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ से वेरी करेगा। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। क्यू एस क्या है, स्टेडी स्टेट चार्ज है। आपका टाइम कांस्टेंट क्या है, टाउ इक्वल्स टू आर सी। इशिता भी देख रहे हैं बेटा, एक मिनट बस। ठीक है ना, तो देखो आप इसमें आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट क्या होगा। अगर आप डाल दो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि टी को आप टाउ के बराबर डाल दो, वो वन टाइम कांस्टेंट कहना है। तो ये प्लॉट आपको पता हो, याद हो गया होगा बेटा, एक्सपोनेंशियल है तो आप कैसे भी देख सकते हैं, जैसे मैं फिजिक्स में प्लॉट डील करना बताता हूँ। टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्यू एस की तरफ जा रहा है, आप इसका डी क्यू बाई डी टी कर लो। ठीक है ना, तो वो नेगेटिव आ रहा होगा डी क्यू बाई डी टी, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चेक कर लो, तो वो भी लेस देन जीरो आ रहा होगा, इसलिए इसका मूव कैसा खुल रहा है, नीचे की तरफ खुल रहा है। और कहीं पे भी डी क्यू बाई डी टी जीरो नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, बीच में इनफाइनाइट पे हो रहा होगा बट बीच में कहीं पे भी डी क्यू बाई डी टी जीरो नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह का प्लॉट आएगा इसका, इसलिए ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम कांस्टेंट में कितने परसेंट चार्ज हो जाता है, तो बहुत फेमस है, 63% चार्ज हो जाता है। कैसे, आप टी इक्वल्स टू टाउ डाल दो, तो ये आएगा वन माइनस वन अपॉन ई। तो वन माइनस वन अपॉन ई की वैल्यू निकालो आप कैलकुलेटर से, कितनी आएगी, 0.63 आएगी। ठीक है ना, मैक्सिमम चार्ज कितना आना है, क्यू एस एक टाइम कांस्टेंट में कितना आ गया, 0.63। तो इसलिए आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर विल बिकम 63% ऑफ चार्ज। ठीक है ना, मैक्सिमम चार्ज का 63% आ जाएगा। और जितना ज़्यादा इसका मतलब आपका टाउ होगा, उतना ज़्यादा कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा, स्टेडी स्टेट आने में जो भी टाइम लगेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट। क्योंकि 63% उतनी देर में चार्ज होगा जितना ज़्यादा ये होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक 63% चार्ज होने में जो टाइम लग रहा है वही टाउ है, अब जितना ज़्यादा टाउ है उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका टाइम कांस्टेंट होगा आरसी सर्किट का, कैपेसिटर के स्टेडी स्टेट आने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बट वो बहुत ही कम टाइम इंटरवल होता है। फिर भी कोई पूछ ले कि बताओ कौन सा कैपेसिटर स्टेडी स्टेट जल्दी अचीव करेगा, दो आरसी सर्किट देके, तो ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। आर इंटू सी जिसका ज़्यादा होगा उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जिसका आर इंटू सी कम होगा वो फटाफट स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि सर्किट में लिखा होता है कि टाइम कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो वो फटाफट ही बहुत जल्दी स्टेडी स्टेट अचीव करेगा वो सर्किट। ठीक है, हाँ इसी तरह आप बताइए क्या पूछ रहे थे आप। ओके बेटा, तो ये वो वाला केस है जब इनिशियली अनचार्ज, अभी मैं आपको वो भी याद कराऊंगा जब इनिशियली चार्ज है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन का करने का टाइम नहीं है हमारे पास। इनिशियली चार्ज होगा तो यहाँ जीरो नहीं रख सकते हो आप, जो इनिशियल चार्ज होगा उस प्लेट पर वो रखोगे। ठीक है ना, तो हम वो भी इक्वेशन बिल्कुल याद कर लेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस इंटीग्रेशन को वापस सॉल्व करेंगे लिमिट डाल के। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ एक चीज़ देख लेते हैं, लेकिन फिर आते हैं हम उस चीज़ पर। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था आपका। तो आप